हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है पाकिस्तान। अब इस चर्चा के पीछे हमारी न्यूज़ का क्या कहना है, तो देखिए, दरअसल हमारी न्यूज़ कह रही है पाकिस्तान सस्पेंड्स द 1972 शिमला एग्रीमेंट, व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑल अबाउट। तो देखिए, दरअसल पाकिस्तान का ये कहना है कि वो 1972 में संपन्न हुए शिमला समझौते को सस्पेंड कर रहा है। पर सस्पेंड कर क्यों रहा है? तो देखिए, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे का रीजन है हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरण मैदानों में हुआ आतंकवादी हमला। इस आतंकवादी हमले के अंदर 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद हमारी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बैठक की और इस दौरान हम लोगों ने कुछ कड़े फैसले लिए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे। इस दौरान जो सारे के सारे फैसले लिए गए उनमें कुछ खास फैसले ये थे कि हम लोग अब सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों ने पाकिस्तानी यात्रियों के लिए जो सार्क वीज़ा योजना थी उस योजना को भी फिलहाल रद्द कर दिया है। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए हैं, टोटल 5 फैसले लिए हैं हमारी सरकार ने। अब जब हमारी सरकार के फैसले सामने आए तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि भाई देखो, प्रतिक्रिया तो हम भी देंगे और हम लोग भी इस मामले में एक्शन लेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान में हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक और ये बैठक हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में। इस दौरान पाकिस्तान ने भी कुछ खास फैसले लिए, जिन फैसलों में शामिल है शिमला समझौते को रद्द करना। तो समझते हैं कि क्या क्या फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। तो आज की क्लास में क्या क्या शामिल है। क्लास में शामिल है चर्चा में क्यों, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा समिति बैठक, पाकिस्तान निर्णय, शिमला समझौता और शिमला समझौते स्थगन के भारत पर प्रभाव, सभी बातों को समझेंगे। तो देखिए, भारत में हुई थी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, जो आप लोगों को मैंने क्लियर की। अब इसी के बाद में जवाब में हुई है पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की एक बैठक और ये बैठक थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक। अब दरअसल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, सबसे पहले वही हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये खास फैसले हैं 8 जो लिए गए हैं पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की सरकार? तो पाकिस्तान की सरकार का ये कहना है कि देखिए, सिंधु जल समझौते को भारत के द्वारा रोका जाना, हम इस फैसले को खारिज करते हैं। यानी कि भारत ये कह रहा है ना कि वो सिंधु जल समझौते को स्थगित कर रहा है, तो हम सबसे पहले तो इस फैसले को ही खारिज करते हैं। साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान का ये भी कहना है कि देखिए, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भारत इस संधि को एक तरफा सस्पेंड तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये भारत के पास अधिकार नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इन सभी चीजों के बावजूद अगर भारत सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड करता है या फिर नदी के जल को रोकता है या फिर वो नदी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास करता है, तो ये समझ लीजिए कि इसे हम लोग एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी कि हम समझेंगे कि फिर अब भारत हमसे लड़ाई करना ही चाहता है। तो इस बार फिर हम देखेंगे कि कैसे भी चीज़ें हो जाएं आर पार की, क्योंकि हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये भी स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान ने। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सभी द्विपक्षीय समझौतों को सस्पेंड करने का भी फैसला लिया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब भारत ही कह रहा है कि वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाकी और समझौतों को बनाए रखने का क्या ही महत्व है। तो जितने भी समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक हुए हैं, सभी को हम लोग सस्पेंड करने का निर्णय लेते हैं। ये भी काम यहाँ पर हुआ। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो निर्णय भारत के अंदर लिए गए थे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा, ठीक उसी प्रकार के ही फैसले लिए हैं पाकिस्तान ने भी। जैसे कि भारत ने कहा था कि भाई जो बागा बॉर्डर है, बागा बॉर्डर पे हमारा एकीकृत अटारी चेक पोस्ट है, तो ये समझ लीजिए जो एकीकृत चेक पोस्ट अटारी है उसे हम लोग बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी बागा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। तो एक ही मामले में एक ही चीजें रही हैं। भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान के सभी लोगों के लिए सार्क वीजा योजना को सस्पेंड कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, रोक रहे हैं और जितना वीजा दिए गए हैं उन सभी वीजा को भी हम लोग रद्द कर दे रहे हैं और जितने लोग इस वीजा से भारत में आ चुके हैं वो सभी 48 घंटे में वापस चले जाए। सेम बात कही है यहाँ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारतीयों के लिए सार्क वीजा योजना को रद्द कर रहे हैं, जितने वीजा दिए गए हैं उन सभी को रद्द माना जाएगा और जितने भी लोग भारत के पाकिस्तान में आ चुके हैं इस योजना के तहत उनको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के आप वापस चले जाइए।
हालांकि पाकिस्तान के द्वारा लिए गए इस निर्णय में सिख तीर्थ यात्रियों को छूट दी गई है अभी भी, और सिख तीर्थ यात्रियों का जो करतारपुर साहिब पाकिस्तान की जमीन पे मौजूद है वहां उन्हें आने जाने की छूट है, तो यहाँ पर इनके लिए परेशानियों वाला कोई मामला नहीं रहा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अब हम लोग पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हैं। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या है? अवांछित व्यक्ति। ये एक कूटनीतिक टर्म है, लैटिन वाक्य है। लैटिन वाक्य का अर्थ होता है अवांछित व्यक्ति, और जनरली कभी भी कूटनीति के मामले में किसी दूसरे देश के राजनयिकों को या फिर दूसरे देश के सरकारी स्टाफ को हम उस देश में वापस भेजना चाहते हैं और ये दिखाते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारे देश में रहे, तो उस समय एक टर्म यूज की जाती है पर्सोना नॉन ग्राटा। तो वही टर्म पहले भारत ने यूज की थी, बाद में अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी सेम टर्म को ही यूज कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का यह कहना है कि वो भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को घटाकर 30 कर दे रहा है। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान ने एक खास फैसला यह भी लिया है कि अब भारत के हवाई जहाज या भारत की जो एयरलाइंस है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी कि पाकिस्तान का सीधे तौर पर यह कहना है कि भारत के जितने भी हवाई जहाज है वो पाकिस्तान के ऊपर यानी पाकिस्तान की जमीन के ऊपर मौजूद आसमान से नहीं गुजरेंगे। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आसपास से निकल जाइएगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर के आसमान का इस्तेमाल अब आप यहाँ से गुजरने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग तत्काल प्रभाव से रोक रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार को भी सस्पेंड कर दिया है। कह दिया है कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे भारत से। साथ साथ ये भी कह दिया है कि किसी तीसरे देश के माध्यम से अगर व्यापार चल रहा है तो हम उस मामले में भी इस रोक को लागू करते हैं। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के अंदर। तो ये सभी चीजें आए और इन सभी डिसीजंस के साथ साथ अब हम लोग ये देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर यही आया है कि जितने द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित किया गया उसमें शिमला समझौता भी शामिल है, और शिमला समझौते पर फिलहाल खास बातें हो रही हैं। अब दरअसल शिमला समझौते को लेकर क्यों हो रही है? तो देखिए, भारत ने कहा था कि हम लोग सिंधु जल समझौते को रोक रहे हैं, इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने पाकिस्तान में कहा कि भाई जब भारत सिंधु नदी जल समझौते को रोकने का काम कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सारा का सारा काम शिमला समझौते के ऊपर करो, शिमला समझौते को सस्पेंड करो। तो इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब दरअसल ये समझना जरूरी है कि शिमला समझौता इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और ऐसा क्या खास हुआ था कि शिमला समझौता संपन्न करना पड़ा था। तो इसकी कहानी है 1971 से जुड़ी हुई। दरअसल 1971 में हम सभी ये बात जानते हैं कि बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उसने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी पश्चिमी पाकिस्तान से। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच का जो मतभेद है ना, ये मतभेद स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा था। यानी कि जिस समय हम देखते हैं कि भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने और पाकिस्तान की दो अलग अलग भूमियां थी, एक को पूर्वी पाकिस्तान कह रहे थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान कह रहे थे। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रशासन से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि सभी मामलों में अधिकार, लाभ, प्रशासन, वो सबका लाभ पश्चिमी पाकिस्तान को मिल रहा था और पूर्वी पाकिस्तान के लोग परेशान थे इस मामले के अंदर। तो इसी वजह से अंततः उन्होंने 1971 में गृह युद्ध शुरू कर दिया काफी बड़े स्तर पर। अब इस गृह युद्ध को दबाने के लिए पाकिस्तान, यानी कि उस समय जो पश्चिम पाकिस्तान था, तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी, सेना ने एक खास ऑपरेशन शुरू किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। ये शुरू हुआ था 25 मार्च को, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग गृह युद्ध को चला रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ के, उन सभी को फिलहाल दबाना, इस पूरे के पूरे मामले को निपटाना और पूरे के पूरे विद्रोह को शांत करना। हालांकि चीजें जो थी वो पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान को फेवर नहीं की और पूर्वी पाकिस्तान को अपने इस गृह युद्ध में भारत का भी साथ मिला। हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था, लेकिन 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने घोषणा कर दी कि वो भारत के 8 हवाई अड्डों पर हमला करेगा। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये घोषणा की गई तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कह दिया कि भाई भारत के 8 हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के द्वारा हमले की घोषणा करना हम लोग युद्ध की शुरुआत समझते हैं, जिसके बाद भारत भी इस युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि 3 दिसंबर को ही ये घोषणा हुई थी और 16 दिसंबर के दिन तक भारतीय सेना ने ढाका को पूरी तरह से घेर लिया और ढाका को घेरे जाने के बाद पाकिस्तान की सेनाएं पस्त हो गई, पाकिस्तान की सेना ने घुटना टेक दिया। उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब हम लोग किसी भी तरह से टिक नहीं सकते हैं भारत के सामने। तो ये पूरा का पूरा मामला हुआ था इस युद्ध के दौरान। तो जब ये युद्ध संपन्न हुआ तो इस युद्ध के संपन्न हो जाने के बाद में ये बात सामने आई कि दोनों देश अपनी स्थितियों में सुधार करो और आगे के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए, सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर आप आ जाओ। तो जिस समझौते के लिए यहाँ बात हो रही थी वही समझौता कहलाता है शिमला समझौता।
शिमला समझौता संपन्न हुआ था 2 जुलाई को, और 2 जुलाई 1972 को ये समझौता संपन्न हुआ था। इस पर भारत की तरफ से हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से उसके प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। अब जिस समय ये समझौता संपन्न हुआ तो इस समझौते के तहत कुछ खास चीजें निर्धारित की गई जिससे दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सकें, ये माना गया। और साथ साथ ये भी माना गया कि इसी समझौते के बाद ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता भी मिली थी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ निर्धारित की गई थी? तो इस समझौते के अंदर जो चीजें डिसाइड की गई उसमें पहली और प्रमुख बात तो ये थी कि हमारे आपस के जो भी विवाद होंगे उन विवादों का समाधान हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। यानी कि हम लोग बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से ही विवादों को समाधान करेंगे। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ साथ किसी भी तीसरे पक्ष की सहायता हम लोग नहीं लेंगे, ये भी मना कर दी गई कि तीसरा पक्ष नहीं होगा। तीसरा पक्ष यानी कि हम दोनों का अगर विवाद है, कोई भी विवाद है A to Z, तो ना तो हम लोग UN को बुलाएंगे, ना ही वर्ल्ड बैंक को बुलाएंगे, ना ही किसी देश को बोलेंगे मध्यस्थता करो। जो भी विवाद है हम लोग आपस में ही बैठ करके सुलझाएंगे, आपस में ही चीजों को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो ये सभी डिसीजन के पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिले, स्थायी शांति हम लोग को मिल जाए। ये सारी चीजें निर्धारित की गई। इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC की स्थापना हुई। दरअसल जिस समय 1949 में UN ने दोनों देशों के बीच सीमाओं का विभाजन जो स्वीकार किया था और कश्मीर का मुद्दा उस समय UN में चल रहा था, तो उस समय भारत और पाकिस्तान को जो रेखा विभाजित करती थी उस रेखा को हम लोग युद्ध विराम रेखा के रूप में जानते थे। किस रेखा के रूप में? युद्ध विराम रेखा के रूप में। तो अब इस समझौते के तहत दोनों देशों ने LOC को अपनी आधिकारिक विभाजन रेखा स्वीकारा और UN को सारे मामले से परे कर दिया और यह स्वीकार किया कि अब जम्मू कश्मीर का जो विवादित मुद्दा है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच का ही मुद्दा है। क्योंकि जब आपने कह दिया कि भाई हम किसी भी विवाद को समाधान करने के लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी अब हम दोनों देशों के बीच का ही मुद्दा है, किसी तीसरे पक्ष का इंटरफेरेंस हम यहाँ पर नहीं चाहते। इसके साथ साथ यहाँ पर यह कह दिया गया कि भाई दोनों देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी कि एक देश दूसरे देश की संप्रभुता के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। और साथ साथ ये कहा गया कि अब हम लोग युद्ध पूर्व स्थिति को बहाल करेंगे, युद्ध पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाएगा। युद्ध पूर्व की स्थिति को बहाल किए जाने की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि पाकिस्तान को इस युद्ध में हार मिली थी और पाकिस्तान को युद्ध में हार मिले आने के साथ साथ एक दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये भी बनी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस समय भारत के कब्जे में आ गया था और वहीं पाकिस्तान के 90,000 लोग हमारे यहाँ पे युद्धबंदी थे। 90,000 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर युद्धबंदी बने हुए थे। ये भी खास चीज हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह भी चाहत रखी गई थी पाकिस्तान के द्वारा कि भाई युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच जाओ, यानी कि हमें हमारा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस कर दो और इसके अलावा जितने बंदी आपके पास है वो सब भी आप हमें वापस कर दो। हालांकि इस मौके पर शिमला समझौते को संपन्न करके हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जमीन और लोग दोनों वापस कर दिए और इस फैसले की भारत में बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जिसके लिए माना जाता है कि अगर भारत यहाँ पर ये प्यार दयालु का व्यवहार नहीं दिखाता तो इस समय हम लोग POK को वापस भारत में शामिल कर सकते थे। ये एक अच्छा मौका था हम लोग के पास में। हमें यहाँ पर यही क्लेम करना चाहिए था कि हमें POK पर पूरा नियंत्रण चाहिए, लेकिन हम दिखा रहे हैं यहाँ दरियादिली, और दरियादिली दिखा करके हम लोगों ने पूरी की पूरी जमीन और लोग सब वापस कर दिया। हम अच्छे बन गए और इस अच्छे बनने का आज तक हमें कोई फायदा मिला नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने इस संधि का किसी भी तरह से पालन भी किया था। तो ये सारी की सारी चीजें डिसाइड हुई थी शिमला समझौते के अंदर। तो अब ये वही शिमला समझौता है जिसको पाकिस्तान ने रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए बात कही है। तो इसी समझौते के तहत बांग्लादेश को एक अलग संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी मिल गई थी और चीजें फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि बांग्लादेश की भी शुरू हो गई थी। अब ये सारे के सारे डिसीजन लिए तो पाकिस्तान ने है। पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ये सब कुछ करूंगा और सब कुछ करके मैं प्रभावित करूंगा भारत को। उसे लगता है कि भारत कह रहा है कि भारत सिंधु जल संधि को स्थगित करेगा तो उससे पाकिस्तान की भूमि पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 80% जनसंख्या सिंधु नदी जल तंत्र से ही पानी लेती है, तो उनकी कृषि, जीवन, सब चीजें सिंधु नदी जल तंत्र पर डिपेंडेंट है। लेकिन
शिमला समझौते और भारत क्या आपस में संबंधित है, और शिमला समझौते को सस्पेंड किया जाना क्या भारत को नुकसान देगा या भारत को प्रभावित करेगा, इस पूरे के पूरे प्रश्न पे भी चर्चा की जानी जरूरी है। तो देखिए विशेषज्ञ इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। तो देखिए दरअसल शिमला समझौते को टारगेट करने का पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को टारगेट किया था, इसी वजह से उन्होंने शिमला समझौते को टारगेट किया। अब शिमला समझौता और सिंधु नदी जल समझौता किसके सस्पेंशन से किस देश को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत ने जो सस्पेंशन का फैसला लिया है सिंधु जल संधि के मामले में, उससे पाकिस्तान को बड़ा प्रभाव होने वाला है, यानी कि बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है, कृषि डिपेंडेंट है, जलवायु परिवर्तन भी चल रहा है और आपके यहाँ पर पानी की कमी है। यानी कि अगर भारत ने सिंधु नदी से जुड़ी हुई, उसकी प्रणाली से जुड़ी हुई किसी भी नदी के पानी में छेड़छाड़ की, उसके प्रवाह के मामले में छेड़छाड़ की, या पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का काम किया, तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और पाकिस्तान को यह भी चिंता है कि कहीं भारत पानी को रोक करके बाढ़ भी ना ला दे। ये सारी की सारी टेंशन में फिलहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि मैं शिमला समझौते को सस्पेंड करूंगा, बदला लूंगा, तो क्या इसका कोई महत्व है? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखो इसका कोई महत्व नहीं और भारत के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके पीछे का रीजन ये है कि शिमला समझौता अपने आप में एक डेड समझौता है, यानी कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मृत है, इसका कोई पालन नहीं हुआ। 1972 में आपने उस समय की स्थिति को संभालने के लिए समझौता तो कर लिया था, पर आपने इसकी कौन सी शर्त मानी? आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। क्या पाकिस्तान ने आज तक कभी शांतिपूर्ण समाधान की बात करी है? पाकिस्तान ने बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और सीमा पर गोलियां चलाई हैं। अगर शांतिपूर्ण समाधान की बातचीत वो सोचता है या चीजों को आगे बढ़ाता, तो क्या वो लड़ाइयां करता? क्या हमारा कारगिल युद्ध होता? नहीं होता। लेकिन उसने इस समझौते का कभी पालन नहीं किया। यहाँ पर डिसाइड किया गया तो तीसरे पक्ष को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग संगठनों में और अलग अलग देशों में जाकर बार बार कश्मीर की बात करता आया है, जबकि यहाँ पर फैसला हुआ था कि दो देश के बीच के मुद्दा है तो दोनों ही डिस्कस करेंगे। और आप जब अलग अलग देशों में और अलग अलग मंचों पर जाके बात करें तो मतलब आपने इसका पालन किया ही नहीं है किसी भी तरह से। तो ये समझिए कि इस पूरे के पूरे समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिर्फ युद्ध से पहले की स्थिति में जाना और अपनी जमीन और अपने लोगों को वापस लेना, सिर्फ इतना ही चाहता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अपने इस मंसूबे को पूरा किया। संप्रभुता की पालन करने की बात की गई थी कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का पालन करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं। भारत ने जो भी निर्णय लिए हैं पाकिस्तान बार बार इंटरफेयर कर रहा है। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत ने अभी हाल ही में जिस समय 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास करा करके जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया, और साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बनाया, तो भी पाकिस्तान के लोग कई बार इस पर कमेंट कर चुके हैं, यानी कि आपने संप्रभुता का पालन नहीं किया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई देखो, आपने जो ये सारी की सारी गंभीर स्थिति बनाई है, आपने खुद कभी शिमला समझौते का पालन नहीं किया, और अगर आप कहते हैं कि सस्पेंड कर रहे हैं तो कर दीजिए, भारत पर इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर है सारी की सारी। तो इस खंड से हमारे लिए जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या कह रहा है? शिमला समझौता 1972 निम्नलिखित में से किस तिथि को संपन्न हुआ था? 2 जून, 12 जून, 2 जुलाई या 12 जुलाई? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाइएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी का यूट्यूब चैनल हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम मिलते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी सभी फाइल्स शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वो सब कर ली गई है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बाकी की बातें हो रही आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।